सर पेपर लेवल कैसा होगा? पेपर लेवल आप मान के चल सकते हैं कि लेंदी तो होगा ही होगा, ठीक है, इसके अंदर कोई दो राहें नहीं है, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। एक लेंदी सब्जेक्ट हो चुका है जिसको पास करना अब अच्छा खासा यहाँ पर मेहनत लगने वाली है। पहले की तरह नहीं है कि अकाउंट्स है सर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और सबसे कम टाइम लगेगा और मजाक मजाक में कर लेंगे। आपको सबसे पहले इनको फोकस करना है। क्यों फोकस करना है भाई साहब? आप देखिए ना, आराम से 40 to 50 मार्क्स का यहाँ से वेटेज है। इस समय फोकस करना है कि जो मेरा हो गया है क्या वो 70% है, 80%? अगर हाँ, सबसे पहले मैं बात करूं एडवांस अकाउंट्स की, तो देखो एडवांस अकाउंट्स नो डाउट एक लेंदी सब्जेक्ट हो चुका है जिसको पास करना अब अच्छा खासा यहाँ पर मेहनत लगने वाली है। पहले की तरह नहीं है कि अकाउंट्स है सर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और सबसे कम टाइम लगेगा और मजाक मजाक में कर लेंगे। अब बच्चों को सिर्फ डर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये लेंदी हो गया पेपर। अगर मैं बात करूं एडवांस अकाउंट्स की, इसको मैं पूरे के पूरे सिलेबस को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी, जो आपके टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और एक बोलते हैं हम अपना मॉड्यूल 3, ठीक है जी। अब ये मैं बात बोल बोल के बार बार थक चुका हूं कि भाई सबसे पहले ना मॉड्यूल 3 पे वेटेज कर लो, सबसे पहले मॉड्यूल 3 पे ध्यान दे लो। अगर कोई बच्चा है जिसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छा है तब तो बात दूसरी है, बट सबसे पहले मॉड्यूल 3 पे वेटेज दे लो। मॉड्यूल 3 को ध्यान से देख लो क्योंकि यहाँ पर आपके चैप्टर्स जो है वो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है जैसे कि, ठीक है जी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये करते हैं तो उसके बाद अमेलगमेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रांच अकाउंटिंग, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ब्रांच अकाउंटिंग, बायबैक, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारे के सारे आपको सबसे पहले इनको फोकस करना है। क्यों फोकस करना है भाई साहब? आप देखिए ना, आराम से 40 to 50 मार्क्स का यहाँ से वेटेज है, तो क्यों ना अब यहाँ पर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 27 चैप्टर समझ लो छोटे छोटे, ठीक है जी, कुछ बड़े कुछ छोटे, तो क्यों ना मैं मॉड्यूल 3 के अंदर ये जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं इन पे ध्यान दे लूं। कुछ बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, बट बेटा थोड़ी सी मेहनत करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली है नहीं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आप पीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते और पीआर को अच्छे से कर लेंगे ना आखिरी टाइम में, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके पास पीपी बुक है उसको सिर्फ और सिर्फ पीपी बुक के क्वेश्चन करने हैं, और अब आपके पास पीआर बुक भी है तो पीआर बुक के क्वेश्चंस और उसको आखिरी टाइम पे सिर्फ रिवाइज करना है। देखो आखिरी के दिन इस समय नया पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। जो आप पूछ रहे हैं सर ये कर लूं, मैं वो कर दूं, या मैं ये छोड़ दूं, छोड़ने वाला बात ही नहीं है यार। अब इस समय अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वो छोड़ दो, ऑब्वियस सी बात है वो छोड़ दो। अगर आपका 70% सिलेबस हो गया है आराम से पास हो सकते हो, उसके अंदर आपको कोई डरने की, परेशान होने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस समय फोकस करना है कि जो मेरा हो गया है क्या वो 70% है, 80%? अगर हाँ तो सिर्फ उस पर फोकस करिए, उसको रिवाइज करिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप पीआर के क्वेश्चन आपके पास परफेक्ट रिवीजन होगी ही। परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर आपको हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाते हैं। सबसे पहले जो नोट्स है ना, वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में, 2 दिन में गया, उसको सालों लगे हैं बनने में। कई साल के बाद आपको वो नोट्स मिले हैं। नोट्स एकदम A1 क्वालिटी के हैं कि आपने वो नोट्स कर लिए तो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर की तो तैयारी हो ही जाएगी, एमसीक्यू की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वहां पर कवर है। तो आपको अपने एमसीक्यू की भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने वहां पर वो अपने पूरे के पूरे नोट्स पढ़ ली है। नोट्स को रेगुलर बेसिस पे अगर आप रोज पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा है। पीआर बुक है तो सिर्फ पीआर के बुक्स जो अपने परफेक्ट रिवीजन के नोट्स हैं, आपके परफेक्ट रिवीजन के नोट्स को ही पढ़ना है। आपके पास पीआर बुक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो अब मैं हार्ड कॉपी लेने को आपको नहीं बोलूंगा कि यार अब 5-7 दिन तो आने में लग जाएंगे, तो ई बुक ले लो, ठीक है जी। हाँ जी, तो सबसे पहले मॉड्यूल 3 कर लिया। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत क्या है कि सर ये थोड़े थोड़े थ्योरी जैसे लगते हैं, थ्योरी जैसे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप का है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पर भी आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है राइटिंग प्रैक्टिस की। तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप कर रहे हैं उसके आंसर लिखने का फॉर्मेट बहुत ज्यादा अच्छे से देखिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक आंसर लिखने का एक प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। जैसे पहले प्रोविजन आना है, देन एनालिसिस आना है, देन कंक्लूजन आना है। ऐसा नहीं है कि आपको आंसर पता और आप लिख के अगर सही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर ना सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट होगी, वहां पर प्रेजेंटेशन भी टेस्ट होगी, तो वहां पर प्रेजेंटेशन दिखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं 7, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 20, इसके अलावा 26, 29, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके अलावा जो आप कर रहे हैं समझ लो वो बोनस है, बट ये आप इन चैप्टर्स से और इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आप पास हो सकते हैं अच्छे नंबर से, ठीक है जी। तो उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस अकाउंट्स के अंदर ये चीजें करेंगे तो आराम से पास हो सकते हैं। आखिरी के दिनों में सबसे पहले मॉड्यूल 3 पे फोकस करिए, उसकी प्रेजेंटेशन देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की प्रेजेंटेशन देखिए, अपने नोट्स को उससे रिवाइज करिए।